नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में जो पिछले शुक्रवार यानी 10 जून 2022 को जो नमाज के बाद पूरे देश में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़का, उसका जो पहला कारण तो ये है कि जो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने जो मोहम्मद शाह के बारे में जो वैसा गंदा बयान दिया, उसी कारण ये भड़का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 2020 में अगर अनुराग ठाकुर पर अगर माननीय मोदी जी अमित शाह अगर कार्रवाई कर देते, जो उन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, अगर उसी समय कार्रवाई हो जाती तो दिल्ली में दंगा भी नहीं भड़कता। और आज ये जो देश में जगह जगह जो ये दंगा भड़क रहा है वो हो नहीं पाता। एक तरफ तो मोदी जी अच्छे दिन की बात कहते हैं, अच्छे सपने दिखाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, ये तो बुरा दिन ही लाता है। इससे ज़्यादा बुरा दिन आपने जो नुपुर शर्मा और जो नवीन कुमार जिंदल ने जो टीवी डिबेट पर जो अपना जो विचार रखा मोहम्मद साहब के बारे में, उसके कारण इस तरह से हुआ। तो मैं इस पर ये बता देना चाहता हूँ कि देश में खुशहाली कैसे लाया जाए, भारत को वर्तमान समय में समृद्ध कैसे बनाया जाए, मजबूत कैसे बनाया जाए, सांप्रदायिक सौहार्द किस तरह से स्थापित किया जाए, उसी के बारे में आपको को बताना चाह रहा हूँ, या विश्लेषण कर रहा हूँ, या उस अपनी बात रख रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश में अगर सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करना है तो समता और न्याय को स्थापित करना पड़ेगा, जो भारतीय संविधान का लक्ष्य भी है। इसके साथ साथ अम्बेडकरवादी और गांधीवादी मूल्यों को स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पूरा विश्व मानता है, खासकर गांधीवादी मूल्यों का। इसके साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक जो स्थिति है उसको मजबूत करना पड़ेगा। ये देश में जो दंगा फसाद चल रहा है मंदिर मस्जिद को लेकर के, या किसी तरह से सब में जो बेमनस फैल चुका है, उसको रोकने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इसके लिए सांप्रदायिक सौहार्द करने की स्थापना, अमन शांति, सामाजिक समरसता, भाईचारा, लोकतंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता है, जो इस भारतीय संविधान का लक्ष्य भी है। अमन शांति कैसे आएगा? ये सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। खास करके जो देश के जो लीडर हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको इस सब पर अपने बात रखनी पड़ेगी। और ख़ास करके अभी जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होने वाला है, जो 18 जुलाई को, उसमें जो मुझे लग रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जगनमोहन रेड्डी जी हैं, वो हो सकता है कि बीजेपी को समर्थन देंगे। तो मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप समर्थन दें, लेकिन कुछ कंडीशन रखें। जो अभी देश में जो इस तरह की जो स्थितियाँ पैदा हो गई है कि जो वैश्विक स्तर पर जो 57 मुस्लिम कंट्रीज है, और कतर के डिप्टी जो अमीर थे, उन्होंने जो वेंकैया नायडू के साथ अपना जो डिनर था या लंच था उसको भी स्थगित कर दिया। इस सब को देखते हुए अभी आप समर्थन देने की बात करते हैं तो कुछ कंडीशन रखें कि पहले देश में शांति व्यवस्था कैसे स्थापित हो। क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अभी जो राज्यसभा का जो निर्वाचन हुआ, उसमें बीजेपी उनके समर्थित अलायंस को 48% वोट बन रहा है, जबकि 50% या 50-52% विपक्षी पार्टी का है। तो मुझे लगा कि नवीन पटनायक जी और जो जगनमोहन रेड्डी जी उनको समर्थन देंगे। तो इनको पहले इस कंडीशन रखें कि देश में शांति व्यवस्था कैसे स्थापित हो, किस तरह भाईचारा कायम हो, किस तरह लोकतंत्र कायम हो, किस तरह संविधान की रक्षा हो। उसके बाद ये अपनी बातों को आगे रखें और इनमें समर्थन देने की बात करें। और विषमता और शोषण की जो रोकने की आवश्यकता है, विषमता क्या है, किस तरह से चल रहा है, भेदभाव हो रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के, शोषण किस तरह से व्याप्त है किसी से छिपा हुआ नहीं है। कि कोई अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के जो, या दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर रतन लाल ने जो बेचारे व्यक्ति रखा, उनको देखिए अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद हालांकि उनको छोड़ा गया। तो मैंने दलित को किस तरह से शोषित किया जा रहा है, यही नुपुर शर्मा नवीन कुमार जिंदल का जो स्टेटमेंट आया और खासकर टीवी डिबेट पे आया, उसके लिए कितना हंगामा हो रहा गिरफ्तार करने के लिए। यहाँ तक कि रांची में भी कल परसों भी दंगा भड़का, लेकिन अभी तक उसमें 2 लोग मारे भी गए, लेकिन अभी तक इनको कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। किस तरह से विषमता है, किस तरह से शोषण हो रहा है दलित, ओबीसी, ईबीसी और माइनॉरिटी का, किन्हीं से छिपा हुआ नहीं, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे ऊंच नीच के नाम पे हो, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और बिना भेदभाव के बुनियादी सुविधाओं को देश की जनता तक पहुंचाया जाए। बुनियादी सुविधाएं में क्या है? शिक्षा है, बिजली है, पानी है, सड़क है, जो भी हो, ये सब चीज़ है कि कोई जाति धर्म ये सब नहीं मैंने देखता। अगर सड़क बनता तो उसमें सब जाति सब धर्म के लोग चलेंगे, लेकिन उसमें भी भेदभाव किया जाता।
कि जो सरकार के समर्थित लोग हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनके उनके फेवर में या उनके जगह पे सारी डेवलपमेंट की जाती है, खासकर दलित पिछड़ों के क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। इसको भी रोकने की ज़रूरत है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ बातों को लेते हुए और खुशहाली के लिए एक आवश्यक चीज़ है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शांत होने की ज़रूरत है। लेकिन शांत कैसे होगा? यहाँ तो कोई कुछ करना चाह रहा है तो बीच बीच में अब देखिए दंगा भड़क जा रहा है। कुछ किसी पर्व के दिन कभी मंदिर मस्जिद को लेकर के शारीरिक शोषण किस तरह से किया जा रहा है कि कोई किसी को गलत केस में फंसा दिया जाता है, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को किस तरह से पुलिस प्रताड़ित कर रही है और पढ़ा लिखा वर्ग को भी नहीं पुलिस छोड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि शारीरिक टॉर्चर कितना खराब होता है, मानसिक रूप से कितना प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है लोगों के कि रात भर सो नहीं पा रहा है कि कब कहाँ दंगा हो जाएगा, कब कहाँ शांति फैल जाएगी। अध्यात्म का मतलब है कि जो अपना बढ़िया से पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा है कि कब किस मंदिर में कौन घुस जाएगा, कौन मस्जिद में घुस जाएगा, किस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, किस मस्जिद को लेकर विवाद हो जाएगा। तो अध्यात्म से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि अभी देश में जो चल रहा है कैसे खुशहाली कायम होगा, ये पूरे देश की जनता को सोचना है। और खास करके संवैधानिक, वैधानिक और प्रशासनिक पद पर जो बैठे हुए हैं, जो देश के संचालन में भागीदारी करते हैं, उनको भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और देश को अभी जो ज़रूरत है मजबूत करने की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लगभग एक पक्ष में हो गए हैं और ख़ास करके भारत में धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, और शुरू से ही सीए एनआरसी, उसके बाद अयोध्या, फिर ज्ञान वापी, उसके बाद फिर जो इस तरह के जो स्टेटमेंट मोहम्मद शाह के बारे में आया उसको लेकर के सब गुलबंद हो गए। इसको कैसे तोड़ना है, कैसे विदेश नीति को मजबूत करना है, तभी ये देश आगे बढ़ेगी, तभी देश शांति व्यवस्था कायम रहेगी। क्योंकि देश के लोगों को भी, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो मुस्लिम कंट्री थे वहाँ जो इस तरह के जो यूनिटी दिखाया है उसका असर देश पर भी पड़ रहा है। और ख़ास करके जो भी विदेशी मुद्रा है, आपको 50 से 53% खाड़ी देश से आते हैं जो मुस्लिम कंट्रीज आते हैं। क्योंकि 80 लाख से 1 करोड़ जो लोग हैं वो जो 57 मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पे भारतीय रह रहे हैं और वो अपनी विदेशी मुद्रा को भारत में भेजते हैं। तो विदेशी मुद्रा देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ कहने से नहीं, अगर बोलते हैं कि 600 अरब डॉलर जो भारतीय रिजर्व हो गया, फॉरेक्स रिजर्व हो गया, तब इसका सोच लीजिए कि 50 से 60% किसका देना है? मुस्लिम का ही देना है, जो खाड़ी देश से आ रहा है, गल्फ कंट्री से आ रहा है। सारी दुनिया जानती है, सारा देश जा रहा है। तो आप धर्म पर विवाद करके, हिंसा फसाद ला करके इस तरह से अशांति पैदा कीजिएगा तो उन लोग को भी हो सकता है कि विदेश में नुकसान हो। जैसे देश को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी अभी जो खुशहाली के लिए सामाजिक पारिवारिक संबंध का होना आवश्यक है। सामाजिक क्या है कि मान लिया किसी गांव में किसी जगह पे सब संप्रदाय या सब जाति के लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। मान लिया जाए कि दलित है, मुस्लिम है, पिछड़ा है, अपर कास्ट के हैं, उस सबको सामाजिक रूप से बांधना पड़ेगा, माने मजबूत करना पड़ेगा, भेदभाव मिटाना पड़ेगा। पारिवारिक क्या, परिवार के ही लोग एक, जब परिवार ही समाज का छोटी इकाई यूनिट होता है। परिवार के बाद समाज बनता है, समाज के बाद राज्य बनता है, तब देश बनता है। तब वो देश का प्रतिनिधित्व या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री करता है। तब अगर आपका बुनियाद कमज़ोर रहेगा तो देश भी कमज़ोर होगा। जब देश कमज़ोर होगा तो विश्व के देश तो इसका फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। इसको कैसे रोका जाए, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था, कर्मण्ये बाद करास्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात मानव को फल की इच्छा के बिना अपना काम निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। मैंने फल की चिंता नहीं करना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। लेकिन काम करने लायक माहौल बनेगा, शांति व्यवस्था स्थापित होगी, तब ना काम करेगा। लेकिन यहाँ तो हमेशा डर बना हुआ है कि कहाँ न दंगा हो जाए, कहाँ मॉब लिंचिंग हो जाए, कौन किसको किडनैप कर लेगा, कैसे निष्काम करेगा, कैसे उसका काम करेगा, या फल कैसे मिल पाएगा। जब शांति व्यवस्था स्थापित होगी तभी तो काम करेगा ना, तब आगे बढ़ेगा। तो चलते इसको स्थापित करने के लिए, और जो गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा, इसको कैसे साकार किया जाए, जब तभी कोई काम करेगा निष्ठापूर्वक होकर के, बिना फल का चिंता किए हुए, तो कम से कम उसको आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शांति मिले, तभी वो काम कर पाएगा, ना तो नहीं कर पाएगा। और इससे देश की खुशहाली पर नकारात्मक जा रहा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से देश का प्रधानमंत्री बने हैं, कभी मॉब लिंचिंग, कभी गाय की हत्या, या कभी बीफ के नाम पर बीच में ही दंगा फसाद हो रहे हैं। और इतने बड़े पैमाने पर जो फ्राइडे को हुआ,
कि देश में मुझे लगता है कि पहला बार ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद, और ये रोकने की ज़रूरत है। और देश में भी पहला प्रधानमंत्री है कि जितना बोलते हैं और फालतू बात बोलते हैं, जो देश में कैसे शांति व्यवस्था स्थापित हो, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे स्थापित हो, हिंदू मुस्लिम एकता को कैसे स्थापित किया जाए, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। सिर्फ ये अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात करते हैं, जबकि वैसा होता भी नहीं। चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे जो भी देश में कल्याणकारी योजनाएं चल रहे हैं, वो अडानी अंबानी जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे चंदा के रूप में अरबों रुपया लेते हैं, उनको अप्रत्यक्ष रूप से उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कम करके, या और तरह के कहीं विदेश में या कहीं पे भी इनको खान दे करके, या सोने के खानों चाहे हीरे के खानों, इस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। और पीएम केयर फंड्स में उसी तरह का पैसा आता है, उनको अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसी कारण पीएमओ या पीएम केयर फंड्स को आरटीआई के बाहर किया गया। तब इसी से आप समझ सकते हैं कि किस क्या क्या देश में हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। गीता में ही एक और लाइन कहा गया था, भाग्यम फलोति सर्वत्र न च विद्या न च परुषम, अर्थात कोई भी व्यक्ति कितना ही होशियार, साहसी और बलशाली क्यों न हो, यदि उसका भाग्य बलवान ना हो तो सब बेकार हो। यह भाग्य कैसे स्थापित होगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भाग्य समता न्याय से ही स्थापित है। और सब भारतीय संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिया गया है, मैंने 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 तक में, उस समता और न्याय स्थापित करने की ही बात करता है। और जब तक ये समता न्याय स्थापित नहीं करेगा तो ये लाइन भी व्यर्थ है, क्योंकि भाग्य जब तक साथ नहीं देने की बात ये नहीं कि सिर्फ भाग्य भरोसे आदमी बैठा रहेगा। भाग्य तभी साथ देगा किसी का जब उसको काम करने का मौका दिया जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, शांतिपूर्वक रहने का मौका दिया जाए, तभी ये देश खुशहाल बन सकता है। दूसरी चीज़ कि टैलेंट और परफॉर्मेंस किसी का गिरवी नहीं होता। मैं भी एक से खराब स्लम में एनजीओ के तहत शिक्षा देने जाता हूँ। वहाँ पे भी कम से कम 100 में 10 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कि उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है। क्यों? टैलेंटेड होते हैं, और वो टैलेंटेड के साथ साथ बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, कि उतना बड़े बड़े घर के लड़के या बच्चे में भी समझदारी नहीं होती। इसी कारण टैलेंट परफॉर्मेंस किसी का गिरवी नहीं होता। अगर देश में खुशहाली लाना है तो इस संविधान के तहत देश को चलाना पड़ेगा, समता न्याय स्थापित करना पड़ेगा, सामाजिक और पारिवारिक संबंध की तरह देश के लोगों को एक साथ बांधना पड़ेगा। और संविधान के साथ साथ जो भी देश को जो लीड कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या पुलिस व्यवस्था हो, या प्रशासनिक व्यवस्था हो, जो भी गलत करें उनको पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। और इन लोग को भी जो उच्च पद पर बैठे हुए, चाहे संवैधानिक या वैधानिक या प्रशासनिक पद पर, उस सबको सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए पहल करना चाहिए। बिना भेदभाव के अगर कोई एफआईआर भी करता है तो उसको जांच करनी चाहिए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करना चाहिए। न कि माननीय रतन लाल जी की तरह कोई भी एफआईआर कर दिया, झूठ सच कर दिया, आप उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। अब हर जगह ये सरकार डिफीट खा रही है। इससे मतलब ये है कि जो देश की न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका में भारत के नागरिकों को विश्वास है, और भारत की जो न्यायपालिका है समता और न्याय को स्थापित कर रहा है। इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।